तो बच्चों 2019 में जैसे मैंने कहा कि एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी इतना सिंपल क्वेश्चन ये था कि 4 प्रोसेसेस लिखे हुए थे और पूछा था इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम इज ज़ीरो। तो हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम का मतलब Q की वैल्यू 0 किस प्रोसेस में होती है। तो बेसिकली ये एडियाबैटिक प्रोसेस ही था जिसमें हीट 0 होती है। तो इस चीज़ से एक ही क्वेश्चन जो आया था, सिर्फ बिना कैलकुलेशन का इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी 2019 में। 2018 की बात करूं बच्चों, तो 2018 में आपके 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आपका बच्चों इंटरनल एनर्जी से आया था, एक आपका पीवी डायग्राम से आया था, और एक आपका एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन यहां से आया था। यानी 18 में 3 क्वेश्चन थे, एक इस चीज़ से, एक इस चीज़ से, एक इस चीज़ से। 2017 की बात करूं तो फिर से हीट इंजन से एक क्वेश्चन आया था, फिर उसके बाद एक पीवी डायग्राम से, सत्रह में आपके 2 ही क्वेश्चन आए थे, 18 में 3, 17 में 2, 19 में 1। 2016 की बात करूं तो 16 में 2 पेपर हुए थे और दोनों पेपर में बच्चों 2-2 क्वेश्चन आए थे। एक आपका जो क्वेश्चन आया था ये मोलार हीट कैपेसिटी से सीधा 2016 पेपर 2 की। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपका फिर से इसी से आया था, हीट इंजन। फिर 2016 का जो मतलब ये 2016 दूसरा वाला पेपर, फिर 2016 का जो पहला वाला पेपर था वो अगेन इससे आया एक क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन था बच्चों वो आपका आया था एडियाबैटिक प्रोसेस से 2016। फिर उसके बाद आप देखेंगे सॉरी ये वर्क डन से आया था, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस कंपेयर करना था वर्क डन को, तो इसको मैं 2016 को यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। 2015 की बात करें तो 15 में भी री पीएमटी और सिंपल पीएमटी हुए थे, दोनों में 3-3 क्वेश्चन आए थे बच्चों। मतलब 2016 में 2, 2017 में 2, 2019 में 1, 2018 में 3, 15 में 2 पेपर हुए थे, दोनों में 3-3। तो 2015 के अगर मैं पेपर्स में क्वेश्चंस की बात करूं तो हीट कैपेसिटी पूछी थी 2015 री। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपका आया था फिर से यहीं से, कोफिशिएंट ये पैरामीटर 2015 री। फिर एक और जो आपका 2015 का क्वेश्चन आया था बच्चों वो आपका आया था मैक्सिमम वर्क डन का कॉन्सेप्ट, ये वाला 15 री। फिर उसके बाद 2015 का जो ओरिजिनल पेपर था AIPMT उसमें 3 क्वेश्चन आए थे, पीवी डायग्राम से 2 क्वेश्चन आ गए थे 2015 और एक आपका कार्ड नोट्स 2015। और 2014 की बात करूं तो 2014 में भी 2 ही क्वेश्चन आए थे बच्चों, एक एडियाबैटिक प्रोसेस से आ गया था सीधा 2014, और एक आपका साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन पूछ लिया था इन्हें, वर्क डन 2014। फिर अगर मैं 2013 की बात करूं तो 13 में फिर से 3 नहीं 1 2 3 4, 2013 में 4 क्वेश्चन। तो बच्चों आप देख रहे हैं 2 3 4 2 3 4, और 19 में पहली बार सिर्फ 1 क्वेश्चन आया। तो अब मुझे तो लगता है कि आना चाहिए, इससे अगली बार कम से कम 3 क्वेश्चन आने चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई थिंक। 3 नहीं तो 2 मान के चलो, क्योंकि इस चैप्टर के हिसाब से, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस के हिसाब से 1 क्वेश्चन तो बहुत ही कम है इसको देना। ये तो ऐसा ही है जैसे रोटेशन, जैसे चैप्टर को अगर कोई आदमी 1 ही क्वेश्चन दे, वैसे ही इस चैप्टर को 1 क्वेश्चन देने जैसा हो जाएगा। तो आसान चैप्टर है बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर, ये एप्लीकेशन पार्ट खूब आ रहा है, लगभग हर साल आ ही रहा है। लास्ट ईयर नहीं भी आया है तो 2020 में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा बच्चों एक चीज़ और, जैसे
कई लोगों को लग रहा होगा कि सर पेपर में तो हर जगह से आता है, एनसीईआरटी में सारे टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। हाँ, मैं मना नहीं करता, आप सारे टॉपिक पढ़िए, लेकिन कहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग? कहाँ आपने पूरी एनसीईआरटी उठा के पढ़ ली है? अगर पढ़ लिया होता तो आप ये वीडियो थोड़ी देख रहे होते। एक 100% करने वाला, एक जो परफेक्शनिस्ट वाला जो माइंडसेट होता है ना बच्चों, उससे क्या होता है कि हमारी गाड़ी रुकी रहती है। हम एक एक चैप्टर, हम जब भी एनसीईआरटी खोलेंगे हमें लगा कि भाई एनसीईआरटी का मैं पहला इंट्रोडक्शन भी पढ़ लूँ, फिर उसके बाद ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ। पढ़ने से काम थोड़ी चलेगा यार, ये कंपटीशन है बेटा। यहाँ पे जब तक आप हाईली एफिशिएंटली नहीं पढ़ोगे तब तक आपका यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। आपको अपनी पढ़ाई को एक तो कंटिन्यूस रखना है, एक एक दिन को यूज़ करना है। दूसरा, इतना सारा जो बर्डन है उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे पहले करनी है। जो उस चैप्टर का जो जान होती है, किसी भी फिजिक्स के अंदर जो भी जितने भी चैप्टर हैं, इन सबको अगर आप सोचो कि मैं एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक रट के चले जाऊँ तो पहली बात तो आप करिए, समझ में ही नहीं आएगी। आप अगर आप एनसीईआरटी उठा के खुद से अगर ऐसे पढ़ने लग जाओगे तो। लेकिन आपके उस बर्डन को कम करने का एक ही तरीका है कि जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो क्वेश्चन लगा के आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि भाई कॉन्सेप्चुअली इसके अंदर कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार अप्लाई हो रहे हैं, और उन्हीं को हम लोगों ने टॉपिक्स का नाम दे दिया है और उनको फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से टैग भी कर दिया है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि अरे हाँ यार, इसी टॉपिक से तो क्वेश्चन आ रहा है। यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फिजिक्स के अंदर कुछ ही चीज़ों पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं और उन्हीं चीज़ों पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। इट्स नॉट वेरी रैंडम। ये आपके स्कूल या कोई क्या कहते हैं कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि वो थ्योरेटिकली कुछ भी पूछ रहा है। दे आस्क न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स, फ्रॉम द लिंकेजेस, फ्रॉम द लॉज इन द फिजिक्स। तो हम उन्हीं लॉज को टॉपिक्स के फॉर्म्स में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर समझा रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही क्वेश्चन आएगा। अब आप अगर उसमें जीरोथ लॉ पढ़ने लग जाओ, आप क्वासी स्टैटिक कंडीशन और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में घुस जाओ और ये थ्योरेटिकली उसे पढ़ने लग जाओ तो क्या फ़ायदा होगा बेटा? न्यूमेरिकल करना है तुम्हें वहाँ पे। और न्यूमेरिकल कहाँ से उठ के आते हैं? जहाँ पे मैथमेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो वो उनकी लिस्ट मैंने आपके सामने इस चैप्टर की ये दे दी है। दूसरा, इस लेक्चर का ये एम नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे पूरा लेक्चर पढ़ाऊँ। हम ऑलरेडी आपके लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके आपको दे चुके हैं। जिन जिन बच्चों ने नीट प्रेप का कोर्स लिया है, उसके अलावा भी जिनने नहीं भी लिया उनके लिए भी 10-20, मुझे लगता है कि 10 चैप्टर्स शायद फ्री है। और प्लस हमने कम से कम हज़ारों लाइव सेशंस आप लोग के लिए फ्री में डाल रखे हैं। सारे चैप्टर्स के 1-1 साल 2-2 साल का पूरा मटेरियल डाला हुआ है। तो उनमें आपके सामने हर चैप्टर को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, प्रॉब्लम्स की गई हैं। इस सीरीज़ का अलग एम है। ये सीरीज़ का एम ये है कि आप पढ़ चुके हैं ये चैप्टर्स, अब आपको रिवाइज करने के लिए अभी नीट का एग्ज़ाम 1 या 2 या 3 महीने बाद जब भी होगा, इन 3 महीनों तक अगर आपने जो भी तैयारी की है उसके अंदर ये टॉपिक्स छूटने नहीं चाहिए। एटलीस्ट जब आप रिवीजन अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो इन टॉपिक्स के से गो थ्रू होते हुए जल्दी से अपना एक रिवीजन कंप्लीट कीजिए और फिर बाकी बाद में बचे हुए टॉपिक भी कर लीजिए। एटलीस्ट आपको एक रास्ता मिला है अब इस चीज़ को आसानी से और इफेक्टिवली कंप्लीट करने का, इस रिवीजन को, फिजिक्स के रिवीजन को नीट 2020 के लिए। सो दैट इज़ आवर एम। इस सेशन का मतलब आपको पढ़ाना नहीं है, इस सेशन का मतलब आपको एक सही डायरेक्शन देना है फिजिक्स सब्जेक्ट में नीट 2020 के लिए। सो आई होप कि हम जो करना चाह रहे हैं, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा है। ये आपने एकदम से कोई वीडियो खोला और उसमें थर्मोडायनामिक्स लिखा हुआ है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहे हैं, तो एक बार टॉपिक को पढ़ो तो क्या लिखा है भाई, माइंड मैप। वी आर जस्ट मेकिंग अ रिविजन, वी आर जस्ट अटेम्प्टिंग to link all the topics given in the thermodynamic chapter or in all the physics chapters and then tagging them with the previous year questions. What is wrong with that? So even you should do that to make your efficiency, to make your understanding better. तो चलिए जो अब इसमें देखते हैं
2015 वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। 2013 में मैंने आपसे कहा था कितने क्वेश्चन आए, 1 2 3 4 क्वेश्चन आए। तो एक क्वेश्चन तो आपका सीधा सीधा पीवी डायग्राम से आया, एक क्वेश्चन आपका आया है सीपीसीवी गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट से, और एक आपका क्वेश्चन आया है पीवी डायग्राम से फिर से। अच्छा, पीवी डायग्राम से 2 क्वेश्चन आ गए, यस। एक जो डायग्राम था वो एक्चुअली वर्क डन की कैलकुलेशन का था और एक पीवी डायग्राम का था, ठीक है। तो एक वर्क डन का क्वेश्चन है डायग्राम में और एक रिलेट करने वाला क्वेश्चन था डायग्राम का, ठीक है, कि कौन बड़ा है स्लोप देख के। 4 क्वेश्चन लिख दिए मैंने, हाँ 2 डायग्राम के हो गए, ये हो गया, एक तो एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया और दूसरा मोलार हीट कैपेसिटी से भी आया था 2013। 2012 की बात करें बच्चों तो 12 में भी जे मेंस और प्रीलिम्स होता था, तो टोटल मिला के 3 क्वेश्चन आए थे। एक डायग्राम से आया था आपका 2012, एक आपका ग्राफ से आया था, वर्कडन कैलकुलेट, फर्स्ट लॉ लगाना था बेसिकली, हीट रिजेक्टेड पूछा था, तो उसको मैं इन दोनों के कॉन्सेप्ट के अंदर लिखूंगा 2012। और अगेन 2012 में जो दूसरा क्वेश्चन वही फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड था, मतलब क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू तीनों यूज हो रहे थे, तो फर्स्ट लॉ के ऊपर, मतलब ये दोनों क्वेश्चन 2012 के फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड थे डायरेक्टली। 2011 की बात करूं, 11 में भी 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो यही फर्स्ट लॉ के ऊपर डायरेक्टली बेस्ड और एक एडियाबेटिक प्रोसेस के ऊपर 2011। 2010 की बात करूं, 10 में 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन तो यही फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड, एक क्वेश्चन आपका सीपीसीवी मोलार हीट कैपेसिटी से, और एक आपका क्वेश्चन आया था एडियाबेटिक प्रोसेस से 2010, ठीक है। 2009 की बात करूं तो उसमें भी 2 क्वेश्चन, 2008 की बात करूं उसमें भी 2 क्वेश्चन, 2007 की बात करूं तो ये तो ज़्यादा ही पुराना हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बच्चों, अगर मैं देखूं तो पहले मतलब थर्मोडायनामिक्स के अंदर काफ़ी चेंजेस हुए। अगर आप देखोगे तो पहले फर्स्ट लॉ वाले क्वेश्चन आ रहे थे, लगातार 3-4 साल इन्हें डायरेक्टली पूछे, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली इन्हें 2015 से लेकर के 18 तक 3 साल तक इस पे खूब पूछा कार्नोट साइकिल के ऊपर, ठीक है। और ये एडियाबेटिक प्रोसेस, वो जो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है ना, इससे जो क्वेश्चंस आप करते हो ये वाले, डेल्टा यू से ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं आया। वर्क डन, ये पीवी डायग्राम वाले क्वेश्चन हो गए, ये वर्क डन की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हो गए, ये मोलार हीट कैपेसिटी होगी। मतलब हर जगह से उठ के आ रहा है और वो भी चंक में उठ के आ रहा है कि कंटिन्यूसली इससे भी खूब आया, इससे भी खूब आया, इससे भी खूब आया, इससे भी खूब आया, सबसे आया। तो ये चैप्टर है ही बच्चों इंपॉर्टेंट, मतलब इसके अंदर कोई भी चीज़ आप छोड़ के जाओगे तो बाकी चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। जैसे अगर आपने क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू में अगर आपको डब्ल्यू ही नहीं पता है तो आप क्यू कैसे लिख पाओगे? आप ये मोलार हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला रट के चले जाओगे, लेकिन अगर आपको प्रोसेस के बारे में आइडिया नहीं है, डायग्राम के बारे में आइडिया नहीं है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये कि ऐसा चैप्टर है कि ये एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, मतलब इट्स अ इजी चैप्टर, और अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हो इस चैप्टर की तो ये सारे क्वेश्चंस करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। इनके जितने भी क्वेश्चंस आए, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वर इजी की कैटेगरी में, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ इजी चैप्टर। मतलब इसमें टफ प्रॉब्लम
बनती ही बहुत कम है। तो आई होप इस चैप्टर के अंदर हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ कंक्लूड करनी है, वो ये है कि इस चैप्टर को पूरा करके जाना है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कंटिन्यूसली सारे हर पार्ट से लगभग क्वेश्चंस उठ के आए हैं। एंड तीसरी बात, इससे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं वो आसान क्वेश्चन आए हैं, ईजी क्वेश्चन आए हैं। अगर आप इस चैप्टर को सही से पढ़ के नहीं जाओगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसी चैप्टर में होगा, क्योंकि वो बाकी ज़्यादातर जनता उसे करके आएगी। तो खासकर जो बच्चे 12th में आ गए हैं, 12th की तैयारी चालू कर दी है, वो लोग 11th में अगर वो 11th को रिवाइज करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होगा वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। फिर उसके बाद यूनिट्स एंड डायमेंशन, फिर आप एसएचएम वेव्स में आ जाओ, फिर उसके बाद वेव, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, रोटेशन के अंदर वो टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट, एंड दैट्स ऑल। तो चलिए इसके साथ हम लोग इस सेशन को करते हैं एंड। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, जिसमें विल डिस्कस द लास्ट चैप्टर ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थैंक यू।